Jai Jinendra all of you. Welcome to the 39th class of CA Inter Auditing and Assurance on our YouTube channel named CA लवेश पूर्वी। अपन लोग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कर रहे थे अपनी पिछली क्लास में, वहाँ पर अपने अपने टॉपिक को रोका था। सबसे पहले अब आप लोग जो अपन को काटना है इस चैप्टर के अंदर वो उस पेज नंबर पे आ जाइए, पेज नंबर 4.12। ये 2.3 टॉपिक जो है ये अपन लोग पेज नंबर 2.6 पर कर चुके हैं। इसको अपन को काटना है, ये अपन को यहाँ से नहीं करना है, वहीं से अपन ने करा था, वहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ दे रखा है, वहाँ से अपन लोग करेंगे इसे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अपन लोग इसको कर चुके हैं। ठीक है, तो अपन लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कमिंग टू पेज नंबर 4.9, व्हाट इज इंक्लूडेड इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। अभी हम लोगों ने ऊपर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का मीनिंग देखा। अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में क्या इंक्लूड होंगे। सबसे पहला, इंक्वायरीज विद द मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी। अब हम लोग पॉइंट वाइज चलते हैं, तो ए पॉइंट ही यही है, इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी। यहाँ पर मतलब कि हम लोग मैनेजमेंट से पूछताछ करेंगे, साथ के साथ ही जो और लोग एंटिटी में वर्क कर रहे हैं जैसे कि वर्कर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, वो सब जने, उनसे भी हम लोग इंक्वायर करेंगे। Much of the information obtained by the auditor inquiries is obtained from management and TCWG। लेकिन ऑडिटर इन्फॉर्मेशन मतलब कि मोस्टली इन्फॉर्मेशन तो वो मैनेजमेंट और TCWG से ही ऑब्टेन करेगा, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन जो अदर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती हैं वो या फिर और अ डिफरेंट परस्पेक्टिव इन आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, मतलब कि किसी और तरीके से आइडेंटिफाई करना रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को, उसके लिए वो इंक्वायर कर सकता है विद इन अदर with others within the entity or other employees with different levels of authority, मतलब कि मैनेजर लेवल पे हो गए, ऑपरेशनल लेवल पे हो गए, ये चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे इंक्वायरी के कि इंक्वायरी जो TCWG से होगी उससे ऑडिटर को क्या मदद मिलेगी। मे हेल्प द ऑडिटर टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एनवायरनमेंट इन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, मतलब कि जिस एनवायरनमेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करे गए हैं उसको अंडरस्टैंड करने में ऑडिटर को हेल्प होगी। उसके बाद इंक्वायर विद द इंटरनल ऑडिट पर्सनल, क्योंकि जो अगर बड़ी एंटिटी होगी उसमें इंटरनल ऑडिट होती होगी, हम लोग आगे जाके देखेंगे इंटरनल ऑडिट किन किन एंटिटीज़ और उनमें होती है। तो इंक्वायरी डायरेक्टेड टूवर्ड्स इंटरनल ऑडिट पर्सनल में प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, मतलब कि ऑडिटर को उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म ड्यूरिंग द ईयर रिलेटिंग टू डिज़ाइन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज़ इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर्स मेनली तो चेक करने के लिए होते हैं कि एंटिटी में जो इंटरनल कंट्रोल है वो सही से ऑपरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो उनकी डिज़ाइन और उनकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी ऑडिटर को। एंड वेदर द मैनेजमेंट हैज़ सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्डेड टू द फाइंडिंग्स फ्रॉम दोज प्रोसीजर्स, क्योंकि इंटरनल ऑडिट वहाँ पर ही वो बात करेगा इंटरनल ऑडिट पर्सनल से, जो इंटरनल ऑडिट करता है उससे बात कर रहे वाला है जने से, तो उसको भी फाइंडिंग्स तो मिली होगी जब उसने ऑडिट परफॉर्म करी होगी, तो उसने मैनेजमेंट को बताया होगा, तो मैनेजमेंट ने सेटिस्फैक्टरीली उस इंटरनल ऑडिट पर्सनल को रेस्पॉन्ड करा है कि नहीं करा, ये भी ऑडिटर को पता लगेगा। उसके बाद इंक्वायरी ऑफ द एम्प्लॉयज़, मतलब कि अब अगर ऑडिटर जो है वो एम्प्लॉय से इंक्वायर क्या करेगा, इन्वॉल्व इनिशिएटिंग, प्रोसेसिंग और रिकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स, मतलब कि वो एम्प्लॉय से पूछेगा कि उसने ट्रांजेक्शन जो कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स हैं वो इनिशिएट कैसे हुए या उनकी प्रोसेसिंग कैसे करी है, उनको रिकॉर्ड कैसे करा गया है। इससे क्या मदद मिलेगी ऑडिटर को इवेल्युएट करने में कि अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की एंटिटी जो अनयूजुअल और कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन भी बोल सकते हैं अपन लोग, उनके रिलेटेड उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या है एंटिटी की। उसके बाद इंक्वायरी डायरेक्टेड टूवर्ड्स इन हाउस लीगल काउंसिल। इन हाउस लीगल काउंसिल मतलब हर एक एंटिटी में एक अपना लॉयर हायर करके रखता है कि ताकि अगर उसके ऊपर कोई लॉ सूट आए तो अकॉर्डिंगली वो जो लॉयर होता है वो उस एंटिटी के बारे में तो सबको जानता ही है, तो वो उसके एंटिटी की तरफ से केस लड़ता है, तो वो होता है इन हाउस लीगल काउंसिल, जो लीगल ओपिनियन गाइडेंस देने के लिए एंटिटी रखती है, तो उससे इंक्वायरी करेगा। इससे उसे ऑडिटर को क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द मैटर सच एज लिटिगेशन हो गया, कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ लॉ और रेगुलेशन का, नॉलेज ऑफ द फ्रॉड एंड सस्पेक्टेड फ्रॉड अफेक्टिंग द एंटिटी, वारंटीज, पोस्ट सेल्स ऑब्लिगेशन, मतलब सेल्स हो गई उसके बाद के कोई ऑब्लिगेशन से उनसे रिलेटेड, अरेंजमेंट जैसे कि जॉइंट वेंचर वगैरह या बिजनेस मर्जर वगैरह, और साथ के साथ ही मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स की जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करें उनके मीनिंग्स, मतलब कि किस बेसिस पे करें और क्या क्या टर्म्स डिफाइंड है उस कॉन्ट्रैक्ट में, ये सब चीज़ें हैं। तो अभी हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा, इंक्वायरी TCWG से ऑडिटर को क्या मदद मिलेगी, इंटरनल ऑडिट पर्सनल से इंक्वायरी करेगा तो उससे क्या मदद मिलेगी, एम्प्लॉय से इंक्वायरी करेगा तो क्या मदद मिलेगी, इन हाउस लीगल काउंसिल से करेगा इंक्वायरी तो उसे ऑडिटर को क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब हम देखेंगे इंक्वायरी अगर वो मार्केटिंग और सेल पर्सनल से करेगा तो उसे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द एंटिटीज़, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ क्या हैं, सेल्स ट्रेंड क्या चल रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स विद इट्स कस्टमर।
उसके बाद इंक्वायरी विद द रिस्क मैनेजमेंट, इंक्वायरी डायरेक्टेड टू द रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन और दोज परफॉर्मिंग सर्च रोल्स, मतलब कि रिस्क को मैनेज करने के लिए अगर एंटिटी ने कोई पर्सनल हायर कर रखे हैं तो उनसे अपन लोग इंक्वायरी कर रहा है ऑडिटर, तो उससे उसको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द ऑपरेशनल एंड रेगुलेटरी रिस्क डेट में अफेक्ट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो पर्सनल, तो उनको पूरा आइडिया है कि क्या रिस्क इन्वॉल्व है और वो कैसे उनको रेगुलेट या ऑपरेट करते हैं या फिर कैसे उनको सही करते हैं, तो उससे ऑडिटर को इनका इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ऑपरेशन एंड रेगुलेटरी रिस्क जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अफेक्ट करते हैं, उन रिस्क का ऑडिटर को पता लगेगा। उसके बाद इंक्वायरी डायरेक्टेड टू इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल, मतलब कि एंटिटी में अगर कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑपरेट कर रहा है तो उसके जो पर्सनल से, क्योंकि जो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए टीम होती है अलग अलग से एंटिटी में, तो उसके जो पर्सनल्स है उनसे इंक्वायरी करके उसे क्या पता लगेगा अबाउट द सिस्टम चेंजेस क्या हो रहे हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम चेंजेस, सिस्टम और कंट्रोल फेलियर्स क्या होते हैं, या फिर अदर इन्फॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड रिस्क कोई हैं तो उनके बारे में उस ऑडिटर को पता लगेगा। आप लोग इन एग्जाम्पल्स को एक बार रीड करके छोड़ मत देना। पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो इंक्वायरीज़ होती है मैनेजमेंट से और अदर, जब ऑडिटर इंक्वायरीज़ करता है मैनेजमेंट और अदर्स से, तो इंस्टीट्यूट आपको लाइन दे देगा कि मच ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन बाय द ऑडिटर्स इंक्वायरी इज ऑब्टेन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। लेकिन वो यहीं पर इनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, और लेवल्स ऑफ अथॉरिटीज़ पे भी जाएगा और जनों से भी पूछेगा। तो गिव सम एग्जांपल्स या फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का लिंक लेकर वो आपसे इंक्वायरीज़ के एग्जांपल्स पूछ सकता है। तो आपको ये कम से कम 4 तो याद करना ही है कि किन 4 जनों से ऑडिटर इंक्वायरी करके क्या इन्फॉर्मेशन गेन करता है। 4 नंबर का आपसे क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट नोट की तरह पूछ सकता है इंस्टीट्यूट। उसके बाद अगला प्रोसीजर जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और या ये कह सकते हैं कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का पार्ट होता है, मतलब कि शैल इंक्लूड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब एनालिटिकल प्रोसीजर जो है हम लोग डिटेल में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स कैन ऑल्सो भी यूज एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे तीसरी चीज़ जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का पार्ट होती है वो होती है ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। पहला था इंक्वायरी, दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर था, अब तीसरा ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। ऑब्जर्वेशन मतलब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, और इंस्पेक्शन मतलब जाके इंस्पेक्ट करना चीज़ को, जैसे इन्वेंट्री का इंस्पेक्शन करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन में सपोर्ट द इंक्वायरीज ऑफ द मैनेजमेंट एंड अदर्स, मतलब कि हम लोगों ने जो पहले स्टेप में पहले स्टेप तो नहीं कह सकते, मतलब कि पहले पॉइंट में हमने देखा था कि हम लोग इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट से, तो उसके सपोर्ट में ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन भी परफॉर्म कर सकता है ऑडिटर। और उससे क्या होगा, इससे ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ सच ऑडिट प्रोसीजर्स इंक्लूड ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। एंटिटी के ऑपरेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे उसे, और मतलब कि इंस्पेक्शन कर सकते हैं वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, बिजनेस प्लान्स और उसकी स्ट्रेटेजीज, रिकॉर्ड्स का, इंटरनल कंट्रोल मैनुअल्स का, या फिर रिपोर्ट जो मैनेजमेंट प्रिपेयर करते हैं उनका, एंड TCWG। उसके बाद एंटिटी प्रेमाइसेस एंड प्लांट फैसिलिटीज़, उन्हें वहाँ पर जाके वो ऑब्जर्वेशन भी कर सकता है कि वो वर्क ढंग से कर रही है नहीं कर रही है, क्या रिस्क इन्वॉल्व है वहाँ पर, ये चीज़ें। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी या कंटिन्यूस प्रोसेस। अभी हम लोगों ने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर देखा, जिससे कि हम लोग आइडेंटिफाई और असेस करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। अब वो कैसे करेंगे, थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब अंडरस्टैंडिंग एंड एंटिटी नेक्स्ट टॉपिक है, तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑडिटर शुड ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। इसको हम लोग मतलब कि इन तीनों चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग को हम लोग बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। अगर कहीं भी ये वर्ड यूज़ हुआ कि एंटिटी को अंडरस्टैंड करना है ऑडिटर को, तो इसका मतलब उसको क्या अंडरस्टैंड करना है, एंटिटी को, उसके एनवायरनमेंट को जिसमें वो ऑपरेट कर रही है, और साथ के साथ ही एंटिटी में जो इंटरनल कंट्रोल ऑपरेट कर रहे हैं उनको। उसके बाद ये जो ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी है, ये कंटिन्यूस डायनामिक प्रोसेस होता है ऑफ गैदरिंग, अपडेटिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑडिट। मतलब कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि उसको पहले बार मतलब कि स्टेप 1 पे उसने ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी कर ली तो वो उसके लिए सफिशिएंट है। उसको कंटिन्यूस बेसिस पे एंटिटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हाँ इसमें ये चीज़ हो रही है तो कैसे हो रही है, ये और भी बाकी चीज़ें हैं। उसके बाद इससे क्या करना पड़ेगा, उसे गैदर करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन, अपडेट करना पड़ेगा उसकी इन्फॉर्मेशन को। अगर एंटिटी में बीच में ही कुछ चेंजेस हो गए तो उससे उसकी इन्फॉर्मेशन भी अपडेट होगी, और एनालाइज करना पड़ेगा उस इन्फॉर्मेशन को जो उसने ऑब्टेन करी है थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। अब ये जो एंटिटी को अंडरस्टैंड करेंगे,
establish a frame of reference within which the auditor plans the audit. After obtaining an understanding of the entity, the auditor can frame the audit plan और अकॉर्डिंगली वो अपना प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज कर सकता है थ्रू आउट द ऑडिट. मतलब कि ऑडिट प्लान को बनाने से पहले एंटिटी को अंडरस्टैंडिंग तो लेनी पड़ेगी एंटिटी की, उसके बाद ही तो वो सही ऑडिट प्लान बना पाएगा. अब यहाँ पर हम लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं. ये एग्जांपल्स हैं कि ऑडिटर कहाँ और कैसे कैसे प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करता है. ये क्वेश्चन आप लोगों के आरटीपी May 20 के अंदर भी आ चुका है. इंस्टीट्यूट ने कैसे पूछा था, पहले तो उन्होंने आपको ये लाइन दे दी पूरी की पूरी, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन डाल दिया, एनालाइज एंड एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल्स. तो आप लोग समझ रहे होंगे कि एग्जांपल्स पेपर में आते हैं डायरेक्ट, जो वही एग्जांपल्स आते हैं जो डायरेक्ट इंस्टीट्यूट ने अपनी मटेरियल के अंदर दे रखे हैं. तो आपको यहीं से याद करने हैं पॉइंट्स. अब पहला एग्जांपल है प्रोफेशनल जजमेंट का. असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. असेसिंग का मतलब हम लोगों ने देखा था कि एस्टिमेटिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनमें मिस स्टेटमेंट रिस्क कितना है मिस स्टेटमेंट का, उसका असेस करेगा ऑडिटर. तो ये भी एक ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट है. एब्सोल्यूट फिगर्स में वो डिफाइन नहीं कर सकता, तो उसको जजमेंट यूज़ करना पड़ेगा. उसके बाद दूसरा प्रोफेशनल जजमेंट का एग्जांपल है डिटरमाइनिंग द मटीरियलिटी. जब मटीरियलिटी डिटरमाइन कर रहा होगा एज पर ऐसे 320 जो हम लोगों ने ऊपर चैप्टर में देखा था, तो उस मटीरियलिटी को डिटरमाइन करने के लिए भी ऑडिटर को प्रोफेशनल जजमेट यूज़ करना पड़ेगा कि उसे कितना लेवल सेट करना है. उसके बाद तीसरा है कंसिडरिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. मैनेजमेंट ने भी अकाउंटिंग पॉलिसीज सेलेक्ट करी होंगी, लेकिन वो सही है कि नहीं ये ऑडिटर एकदम श्योरिटी से तो नहीं कह सकता. उसको भी अपना प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगा इन चेकिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द सिलेक्शन, मतलब कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो सेलेक्ट हुई है और उनके एप्लीकेशन में. उसके बाद फोर्थ एग्जांपल आता है आइडेंटिफाइंग एरियाज जहाँ पर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है या फिर ज़रूरी है. जैसे कि रिलेटेड पार्ट, मतलब कि स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन कहाँ चाहिए ये भी कहीं स्पेसिफिकली लिखा नहीं है, पॉइंट आउट नहीं करा हुआ है कि यहाँ पर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन देना पड़ेगा. ये भी ऑडिटर का एक जजमेंट है कि हाँ यहाँ पर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है. जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को चेक करते समय अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन. कहीं मैनेजमेंट गलत तरीके से तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन मान के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो नहीं बना रहा, बल्कि वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन उस पर लगता ही नहीं है. और या फिर कंसिडरिंग द बिजनेस पर्पस ऑफ द ट्रांजेक्शन की ये जो ट्रांजेक्शन एंटिटी ने एंटर करा है वो उसका बिजनेस पर्पस क्या है. अब ये जैसे आपके वर्ड आया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, तो आपको ऑडिट याद रखने के लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आए तो आपके दिमाग में ऐसे 550 क्लिक कर जाना चाहिए. हालांकि यहाँ पे इसका लिंक नहीं, लेकिन आपके दिमाग में फिर भी क्लिक करना चाहिए. गोइंग कंसर्न एजम्पशन आए तो आपके दिमाग में ऐसे 570 क्लिक कर जाना चाहिए. अपन लोग इन ऐसे इसको पहले कवर कर चुके हैं, लेकिन आपके दिमाग में याद रखने के लिए आपके दिमाग में आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा इनको. उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आता है डेवलपिंग एक्सपेक्टेशंस फॉर यूज़ व्हेन परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स. मतलब कि हम लोगों को जब हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं तो हम लोगों को मतलब कितना यूज़ करना है उन्हें, ये चीज़ भी हम लोगों को एक तरीके से प्रोफेशनल जजमेंट है कि कितना एनालिटिकल प्रोसीजर यूज़ करना है. उसके बाद इवेल्युएटिंग द सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड. तो मतलब कि जब हम लोगों ने प्रोसीजर परफॉर्म करे उसके बाद जो हमें ऑडिट एविडेंस मिले हैं वो सफिशिएंट हैं या अप्रोप्रिएट हैं, उसको इवेल्युएट करने के लिए भी जजमेंट यूज़ होगा. क्योंकि ये एक तरीके से कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हाँ अगर इतनी क्वांटिटी मिल गई तो हाँ ये सफिशिएंट होगा, या फिर ये चीज़ें इसमें है तो ये अप्रोप्रिएट होगा. तो ये भी एक ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट है. जैसे कि एग्जाम्पल है इसका अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द अजम्पशंस एंड ऑफ द मैनेजमेंट ओरल एंड रिटन रिप्रेजेंटेशंस. उसके बाद एक इलस्ट्रेशन दे रखा है इस एग्जांपल से रिलेटेड तो नहीं है, ये इस चीज़ से रिलेटेड है कि जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है उससे रिलेटेड. द ऑडिटर ऑफ एबीसी टेक्सटाइल्स चॉक आउट्स एन ऑडिट प्लान विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज बिजनेस. मतलब कि उसने ऑडिट प्लान बना लिया लेकिन उसने एंटिटी के बिजनेस को अंडरस्टैंडिंग नहीं ली. उसके बाद उसने ये चीज़ इसलिए करी क्योंकि उसने बोला कि मैंने बहुत सारी ऑडिट्स करी हुई है ऑफ द टेक्सटाइल कंपनीज, तो देयर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ एबीसी लिमिटेड. एडवाइज द ऑडिटर हाउ शुड ही प्रोसीड. मतलब कि उसने बोला कि मैंने बहुत सारी करी हुई है तो इसलिए मेरे को इस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पर ऑडिटर को कैसे प्रोसीड करना चाहिए आगे, तो सॉल्यूशन में यही लिखा हुआ है कि ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, उसका एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल एक कंटिन्यूस डायनामिक प्रोसेस है ऑफ गैदरिंग अपडेटिंग एंड एनालाइजिंग द इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑडिट. तो ऑडिटर को अकॉर्डिंगली प्रोसीड करना पड़ेगा.
उसके बाद आते हैं रिक्वायरिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोगों ने अपने पुराने चैप्टर्स में कवर कर लिया था, तो ये आपको वहीं से याद करना है क्योंकि इसके विद एग्जांपल्स हम लोगों ने ऊपर उधर उन्हें चैप्टर में एक्सप्लेन करा हुआ है, तो आप इसे वहीं से ही पढ़ें। इसके बाद इसका एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, वो हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं। Prince Blankets engaged है in the business of blankets. Its major portion of sales is taking place through internet, मतलब कि वो इंटरनेट बिजनेस करता है। उसके बाद एडवाइज द ऑडिटर how he would proceed in this regard as to understanding the entity and its environment। तो ऑडिटर कैसे प्रोसीड करेगा अगर उसे इस बिजनेस इस एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेनी है और उसके एनवायरनमेंट की। तो while understanding entity and its environment, internal sales is being perceived as a risky area by the auditor and thereby would be spending substantial time and extensive audit procedures on this particular area। क्योंकि इंटरनल सेल्स ऑडिटर के लिए रिस्की एरिया है, तो अकॉर्डिंगली वो उसमें ज़्यादा टाइम देगा और एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर मतलब ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा इस पर्टिकुलर एरिया की ऑडिट करने के लिए। तो अब अगला टॉपिक अपना आएगा इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल से अपन को अगली क्लास में अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। If you have any doubt or query in any topic, or if you want to give any suggestions regarding the videos, then you can post them in the comment box and we will try to resolve your queries or issues. Like the video and subscribe the channel for more such videos. Also press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos. Study hard and make your parents feel proud. Jai Jinendra.